तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहली अपडेट जो है भाई वो सुन के तुमको मजा आ जाएगा। देखो, तुमको पता है कि इंडिया वाले इस समय अपने नए हेड कोच की तलाश कर रहे हैं। बीसीसीआई ने एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। अब देखो, एप्लीकेशन तो लोग यहां पे भेज ही रहे हैं, लेकिन भाई यहां पे 3 नाम ऐसे हैं जिनको बीसीसीआई सामने से अप्रोच कर रहा है। मतलब ये 3 नाम बीसीसीआई के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होने वाले हैं। अगर इन तीनों में से एक भी रेडी हो गया तो भाई एप्लीकेशन चाहे कोई भी भेजे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे तो आप इन तीनों ही नामों से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहां पे वो नाम एक बार फिर से बता देता हूं। पहला नाम है गौतम गंभीर का, दूसरा नाम है स्टीफन फ्लेमिंग का और तीसरा नाम है रिकी पॉन्टिंग का। लेकिन अगर मैं इनको इस सीक्वेंस में अरेंज करूं कि किस बंदे को कोच बनाने के लिए बीसीसीआई सबसे ज्यादा बेसब्र है, तो यहां पे भाई सबसे पहला नाम आता है स्टीफन फ्लेमिंग का। जी हां, बीसीसीआई सबसे ज्यादा यहां पे बेसब्र है फ्लेमिंग को अपना कोच बनाने के लिए। यही रीजन है कि कल के दिन भाई ये खबर सामने आती है कि बीसीसीआई जो है वो एमएस धोनी को अप्रोच कर सकता है, ताकि एमएस धोनी फ्लेमिंग से बात करें, ताकि फ्लेमिंग जो है आने वाले वक्त में इंडियन टीम के हेड कोच बन जाएं। क्योंकि देखो, फ्लेमिंग को जहां तक अप्रोच कर लिया गया है, ऐसी खबरें आ चुकी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि फ्लेमिंग का जो स्केड्यूल है वो काफी हेक्टिक है। और ये जो हेक्टिक स्केड्यूल है ना, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी जो स्टीफन फ्लेमिंग है, वहां भी जो चेन्नई सुपर किंग्स की एक फ्रेंचाइज है जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स, वहां भी स्टीफन फ्लेमिंग की कोच हैं। ऐसे में फ्लेमिंग के पास वक्त बिल्कुल नहीं है। और देखो, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि एमएस धोनी का ये जो सीजन था, ये आखिरी सीजन था, वो अगले सीजन में हमें खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई ऐसे में जब धोनी नहीं होंगे, स्टीफन फ्लेमिंग का रोल जो है वो और ज्यादा यहां पे हो जाएगा। तो क्या धोनी जो है वो इस बात को मंजूर करेंगे कि फ्लेमिंग इंडिया के हेड कोच बन जाएं? देखो, वैसे तो ये जो डिसीजन है ये पूरे तरीके से धोनी के हाथ में नहीं है, डिसीजन तो फ्लेमिंग के ही हाथ में होगा। बीसीसीआई बस चाहता है कि धोनी पहले अप्रोच करे फ्लेमिंग को, उनके साथ बातचीत करे, और फिर जो भी बातचीत होती है उस बेसिस पे आगे ये डिसीजन लिया जाएगा कि फ्लेमिंग हेड कोच बनेंगे या फिर नहीं। वैसे किस किस को लगता है कि फ्लेमिंग एक अच्छे इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कोच हैं। तो ऐसे में अगर वो इंडिया के कोच बन जाते हैं तो फायदा तो है ही। अब देखो, जहां मैंने तुमको ये तो बता दिया कि बीसीसीआई की पहली प्रायोरिटी जो है वो स्टीफन फ्लेमिंग है, लेकिन अब बात करें दूसरी प्रायोरिटी की, तो दूसरे नंबर पे जिसको बीसीसीआई अप्रोच करना चाहती है, अगर मान लो फ्लेमिंग नहीं मानते हैं या किसी वजह से इंडिया के हेड कोच नहीं बन पाते हैं, तो दूसरी प्रायोरिटी यहां पे है गौतम गंभीर को लेके, जिनको ऑलरेडी अप्रोच करा जा चुका है। अब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया ये किसी को पता नहीं। बाकी बात करें तीसरी प्रायोरिटी की, तो बचा एक ही नाम, और वो नाम है रिकी पॉन्टिंग का। वैसे अगर आपके हाथ में होता है डिसीजन लेना, तो आप गौतम गंभीर को इंडिया के हेड कोच के रूप में देखते, फ्लेमिंग को देखते, या फिर रिकी पॉन्टिंग को? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि बीसीसीआई ने इन 3 नामों के अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी यहां पे मंगाना शुरू कर दी हैं। 27 मई आखिरी तारीख है जब तक भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी इंडिया का अगला हेड कोच बनना चाहता है। मैं पहले ही बता चुका था कि आप भी जाके बीसीसीआई की साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं। चाहो तो जाके एक बार ट्राई कर लेना, कसम से मजा आ जाएगा भाई। बहुत ही कमाल का फॉर्म है इनका। वैसे मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, अगर हम मजाक की बात किनारे कर दें, कि देखो अभी तक भाई 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करी है बीसीसीआई को सामने से। वो जो 3 नाम बताए मैंने, फ्लेमिंग का, पॉन्टिंग का और गंभीर का, इनको बीसीसीआई ने अप्रोच करा है। लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस भी डाल दी हैं, और ये दोनों ही जो नाम हैं ये कुछ ज्यादा ही शिद्दत से चाहते हैं इंडिया का अगला हेड कोच बनना। अब ये 2 नाम कौन से हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन भाई तुमको तो असल में सब कुछ पता चल ही रहा है। नहीं, कोच कौन बनेगा ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन भाई किसी भी मैच में क्या हो सकता है, कौन सी टीम आपको मस्त प्रॉफिट दे सकती है, कौन सी फैंटेसी टीम आपको पैसा ही पैसा बना के दे सकती है, ये तो पता चल ही रहा है ना। अब कल के दिन जो भाई पहला क्वालिफायर खेला गया एसआरएच और केकेआर के बीच, मतलब भाई इतनी खतरनाक प्रेडिक्शन मिली कि भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर तुमने अभी तक नहीं ज्वाइन करके रखा है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, तो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई हर कोई पैसा कमा रहा है। तुम नहीं कमा रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब तो बस भाई 2-3 ही मैच यहां पे बचे हैं आईपीएल 2024 के। अगर इनमें भी पैसा नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे भाई? मात्र 5-10 रुपए से तुम इतना पैसा कमा सकते हो ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन यहां पे ये देते हैं कि भाई छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे तुम भारी रिटर्न जनरेट कर लेते हो। तो जल्दी से जाओ भाई, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप स्क्रीन पे दे दिया है, जाओ जाके डीएम करो और मांगो
उनसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन और उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के या फिर छोटी मोटी प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा बनाओ। मैं बता दूं, ये जो प्रेडिक्शन आती है ये मैच से पहले भी आती है और चलते मैच के दौरान भी कई सारी प्रेडिक्शन आती हैं जिनसे तुम मस्त पैसा कमा सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कैसे, तो एक बार भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो, व्हाट्सएप पे डीएम तो करो, तुम खुद समझ जाओगे यार। हाँ, तो जहां मैंने आपको वो 3 नाम तो बता ही दिए थे जिनको असल में बीसीसीआई ने सामने से अप्रोच करा है, लेकिन मैं कह रहा था ना कि 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने भाई बीसीसीआई को अप्रोच करा है, जिन्होंने एप्लीकेशंस भी डाल दी हैं। पहला नाम है यहां पे हरभजन सिंह का और दूसरा नाम है जस्टिन लेंगर का। ये खबरें आ रही हैं कि ये दोनों ही जो प्लेयर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही तड़प रहे हैं इंडिया का अगला हेड कोच बनने के लिए। मेरे हिसाब से भज्जी को तो देखो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भज्जी ने ऐसा कुछ भी खास किया नहीं है। इंडिया के लिए कर रखा है, बॉलिंग टर्म में बहुत कुछ करा है, लेकिन ऐसा कुछ खास अभी तक नहीं करा है जिससे ये लगे कि ये बंदा एक अच्छा कोच बन सकता है। तो यहां पे इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, तो ऐसे में भज्जी अगले हेड कोच बने मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, जस्टिन लेंगर बन सकते हैं अगर भाई पॉन्टिंग, गंभीर, फ्लेमिंग ये सभी मना कर दें या फिर कोई और बेहतर ऑप्शन की तरफ से यहां पे कोई एप्लीकेशन देखने को ना मिले, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जस्टिन लेंगर इंडिया के अगले हेड कोच बन जाएं। क्योंकि भाई देखो, जो भी कोच बनने वाला है ना, उसको भाई ये देख के कोच बनाया जाएगा कि भाई इसे तीनों ही फॉर्मेट संभालने हैं, तो इसके पास तजुर्बा होना चाहिए तीनों ही फॉर्मेट का। और सेम टाइम पे भाई साल 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। तो बीसीसीआई की तरफ से यहां पे किसी भी तरीके की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। वैसे भाई जहां हम इतनी कोचिंग की बात कर ही रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन ड्वेन ब्रावो को अफगानिस्तान ने एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट यहां पे हायर करा है 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि भाई देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ड्वेन ब्रावो जो है वो टी20 फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं। चेन्नई में एज अ बॉलिंग कोच काम भी कर चुके हैं और अच्छा खासा काम किया है, क्योंकि चेन्नई का बॉलिंग अटैक बहुत ही एवरेज रहता था और उस एवरेज बॉलिंग अटैक से जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहां पे ब्रेवो ने निकलवाई है, मतलब जबरदस्त। इससे आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो देखो ये तो हम जानते ही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो प्लेऑफ से बाहर हो गई थी, और बाहर होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो माना गया था वो थे मथीशा पथिराना, जो शुरुआती कुछ मैचेस के बाद चेन्नई का साथ छोड़ के चले गए। और एक बार साथ छोड़ के क्या गए, बंदा वापस आया ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो पथिराना जिनकी आईपीएल में प्राइस मात्र 20 लाख थी, वही पथिराना एलपीएल में यानी लंका प्रीमियर लीग में कल के दिन 99.95 लाख के बिके हैं। मतलब भाई लगभग यहां पे 5 गुना ज्यादा प्राइस मिला है पथिराना को। देखो, प्राइस तो वो आईपीएल में भी कम से कम 3, 4, 5 करोड़ का डिजर्व करते थे, लेकिन जिस समय पे चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खरीदा था भाई उनको कोई जानता नहीं था। मात्र 18 साल के थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं करा था। लेकिन भाई धोनी ने कहीं उनकी वीडियो देखी थी, सनत जयसूर्या की एकेडमी से कोई वीडियो उनके सामने आई थी, उन्होंने फ्लेमिंग से कहा कि भाई इस बंदे को पकड़ के लाओ। उसके बाद भाई उसको इतना जबरदस्त बॉलर बना दिया। लेकिन भाई इतना बुरा काटा ना उस बंदे ने सीजन में, जितने मैचेस खेले कमाल की परफॉर्मेंस दी, लेकिन भाई एक बार छोटी सी निगल क्या हो गई, बंदा चला गया और एक बार गया क्या, वापस आया ही नहीं। मुझे लगता है कि जो 20 लाख का प्राइस था ना, इसी वजह से पथिराना को भी लगा होगा कि साला क्या जाए 20 लाख के लिए। वहां स्टार्क जैसे लोग जो हैं, जो ठीक ठाक क्या लगभग बेकार ही बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही 25 करोड़ कमा रहे हैं, और मैं 20 लाख में इतनी शानदार बॉलिंग करा रहा हूं, तो मे भी हो सकता है इसलिए ना आए हो। वैसे क्या रीजन था कुछ भी ऑफिशियली रिवील नहीं करा गया, तो बेकार में क्या ही इमेजिन करें। अब चलें भाई आज की अपनी लास्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से वायरल हो रही थी, जो इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी कि हर कोई इस वीडियो का दीवाना हो गया। असल में हुआ क्या कि कल के दिन शेन वॉटसन बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी में गए थे, और जैसे ही वो एज अ चीफ गेस्ट वहां पहुंचते हैं तो चारों तरफ से आरसीबी के नारे लगने लगते हैं। मैं बता दूं कि भाई शेन वॉटसन ने भले ही अपना आईपीएल करियर चेन्नई के लिए खेलते हुए खत्म किया था, लेकिन उससे पहले वो बेंगलोर के लिए भी खेल चुके थे और अच्छा खासा खेले थे। एक सीजन में डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, दूसरे सीजन में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। और उस वक्त पे तो वॉटसन भाई बॉलिंग बैटिंग दोनों कराते थे। चेन्नई के लिए तो मात्र वो बैटिंग ही करते थे, बॉलिंग ना के बराबर उन्होंने डाली है। लेकिन भाई जब वो बेंगलोर में थे ना, तो भाई गजब के प्लेयर हुआ करते थे। हाँ, चेन्नई में आने तक वो काफी डिग्रेड हो चुके थे, पर वो अलग बात है कि जब वो धोनी के अंडर आए तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए। उन्होंने चेन्नई के लिए शायद इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया था जितना वो अपने पीक पे रहते हुए बेंगलोर के लिए नहीं दे पाए थे। लेकिन फिलहाल हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसी बारे में बात करते हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि जैसे ही वॉटसन आते हैं सब आरसीबी के नारे लगाने लगते हैं, और इसी इवेंट में जब शेन वॉटसन की बारी आती है स्पीच देने की, तो पता है सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, वो आरसीबी फैन से माफी मांगते हैं।
वो माफी मांगते हैं 2016 में खेले गए फाइनल के लिए। अगर आपको सही से याद नहीं है कि 2016 के फाइनल में क्या हुआ था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 के फाइनल में एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन जड़े थे और आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए थे 209 रन। वैसे तो उस समय के हिसाब से ये टारगेट बहुत बड़ा था, आज इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन तब तो भाई 209 रन वो भी फाइनल में चेस करते बना देना, मतलब भाई इससे कठिन चीज शायद ही क्रिकेट में कोई और हो सकती थी। पर भाई आरसीबी का बैटिंग लाइनअप उस सीजन में इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था, विराट कोहली तब भैया पागल होते थे, इतना मार रहे थे। याद है ना 2016 में विराट कोहली ने क्या बवाल मचाया था, ये तो याद होगा ही, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद भी आरसीबी एक समय इतनी अच्छी स्थिति में था कि भाई हर किसी को लग रहा था कि ये मैच तो आरसीबी जीतेगा और पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगा। लेकिन भाई हुआ क्या पता है, 10.3 ओवर में जब आरसीबी का पहला विकेट गिरता है तो उस वक्त भी आरसीबी का स्कोर होता है 114 रन पे 1 विकेट। क्रिस गेल धमाकेदार पारी खेलते हैं, 38 बॉल पे 76 रन मारते हैं और जब दूसरा विकेट भी गिरता है तब 12.5 ओवर में आरसीबी का स्कोर होता है 140 रन पे 2 विकेट। विराट कोहली 35 बॉल पे 54 रन की एक शानदार पारी खेल के पवेलियन जाते हैं और भाई उस वक्त पे आरसीबी को 43 बॉलों पे मात्र 69 रन चाहिए थे जीतने के लिए और आरसीबी के पास बैट्समैन बचे थे डी विलियर्स, केएल राहुल, शेन वॉटसन, सचिन बेबी, स्टुअर्ट बिनी और क्रिस जॉर्डन। मतलब भाई आज की तारीख में अगर किसी को वो फाइनल याद ना हो या फिर किसी ने वो फाइनल ना देखा हो, किसी को अगर उस फाइनल के बारे में कुछ भी ना पता हो ना, तो भाई अगर तुम उसे ये बताओगे कि आरसीबी को जीतने के लिए 43 बॉलों पे 69 रन चाहिए थे और आरसीबी ऑलरेडी 12.5 ओवर में मात्र 2 विकेट खोके 140 रन मार के खेल रही थी और बचे हुए प्लेयर्स भी डिविलियर्स, राहुल, वॉटसन, सचिन बेबी, स्टुअर्ट बिनी और क्रिस जॉर्डन थे, तो भाई हर कोई ये कहेगा कि बहुत ही आसानी से जीत गई होगी फिर तो आरसीबी तो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो होता है जो भाई कसम से आज भी याद करे ना तो दिमाग खराब होता है, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि एबी डिविलियर्स इसी मैच में 6 बॉल पे 5 रन मार के आउट होते हैं, केएल राहुल 9 बॉल पे 11 रन मार के आउट होते हैं, शेन वॉटसन भी 9 बॉल पे 11 रन मार के पवेलियन लौट जाते हैं, सचिन बेबी भले ही 10 बॉल पे 18 रन मार के नॉट आउट रहते हैं पर साथ देने कोई भी नहीं होता है, स्टुअर्ट बिनी भी 7 बॉल पे 9 रन मार के आउट हो जाते हैं, क्रिस जॉर्डन भी 4 बॉलों पे मात्र 3 रन का योगदान देते हैं और इसी के चलते आरसीबी वो मैच 8 रन से हार जाता है। और भाई इसी के चलते जो फाइनल, जो आईपीएल ट्रॉफी बहुत ही आसानी से आरसीबी उठा सकता था, उस ट्रॉफी को उठाते उठाते चूक जाता है। पर शेन वॉटसन, अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों अपोलोजाइज करते हैं, तो पहले तो वो इसलिए अपोलोजाइज करते हैं क्योंकि बैटिंग में वो भी मात्र 9 बॉल पे 11 रन मार पाए थे, जबकि फॉर्म उनका ठीक ठाक चल रहा था और सेम टाइम पे भाई वॉटसन की बॉलिंग ने भी ये मैच बहुत हद तक घुसवाया था, क्योंकि वॉटसन ने इस मैच में 4 ओवर में 61 रन दे दिए थे और विकेट एक भी नहीं लिया था। मतलब कुल मिला के आरसीबी की हार के जो विलन थे वो असल में शेन वॉटसन ही थे। देखो बॉलिंग में भले ही रन दे दिए थे, लेकिन बैटिंग में अगर उन्होंने ठीक ठाक भी खेल दिया होता ना, क्योंकि भाई 43 बॉलों पे 69 रन चाहिए थे यार, बहुत ही नॉर्मल सी चेस हो सकती थी ये। 43 बॉल पे 69 और उनसे पहले कोहली और गेल इतना मार के गए थे, लग रहा था कि बहुत ही आसानी से रन पड़ रहे हैं, पर वॉटसन भाई कुछ करके ही नहीं गए। वो वॉटसन जो खड़े खड़े इतनी आसानी से छक्के लगा सकते हैं, भाई मात्र 2-3 छक्के भी लगा दिए होते ना, तो असल में जो आज हम कहते हैं ना कि आरसीबी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, ये शायद हम नहीं कह रहे होते। लेकिन भाई जो भी कहो, शेन वॉटसन ने ये जो जेस्चर दिखाया है आरसीबी फैंस के प्रति, इस जेस्चर के लिए उन्हें अप्रिशिएट करना बनता ही है। वैसे अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है जहां वो अपोलोजाइज कर रहे हैं और इस फाइनल का जिक्र कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, टॉप पे पिन करके रखी हुई है, सीधे टॉप पे पिन मैसेज पे क्लिक करना, ये पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए कहता हूं भाई कि अगर तुम उन चंद लोगों में से बनना चाहते हो जो क्रिकेट की रेयर अपडेट्स, ट्रेंडिंग अपडेट्स, रेयर वीडियोस, ट्रेंडिंग क्लिप्स सबसे पहले देखना चाहते हो, तो बन जाओ पार्ट हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का। कुछ भाई पैसा थोड़ी देना है, फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यूं चुटकियों में जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इस वीडियो को तो देखो ही देखो, उसके अलावा कई रेयर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। एक बार तुम पिछले 2-3 दिन का कंटेंट देखोगे ना, तुम खुद भाई टेलीग्राम चैनल छोड़ नहीं पाओगे। मतलब भाई मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये सारा मटेरियल हम आपके लिए वहां पे लाते हैं, तो प्लीज ज्वाइन करके रखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। कसम से
बता रहा हूं ऐसा ऐसा कंटेंट वहां पे लाऊंगा कि देख के मजा आ जाएगा। बाकी जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि यार चलो जब चली गई ट्रॉफी तब चली गई, लेकिन अब क्या लगता है कि आरसीबी कोई गलती तो नहीं करेगा? क्या आरसीबी पहली बार ट्रॉफी उठा पाएगा? जो भी जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। और सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पहले मैंने आपसे वीडियो में पूछा था कि अगर आपके हाथ में होता इंडिया का हेड कोच चुनना, तो आप गौतम गंभीर के साथ जाते, फ्लेमिंग के साथ जाते, पॉन्टिंग के साथ जाते, जस्टिन लैंगर के साथ जाते, या फिर भज्जी के साथ? मुझे पता है भज्जी के साथ नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर आपका जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। या फिर अगर आपके मन में कोई ऐसा प्लेयर है जो नाम तो मैंने नहीं लिया, लेकिन आपको लगता है ये एक अच्छा हेड कोच बन सकता है, वापस से इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जितवा सकता है, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी भाई भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन से चेकआउट करना प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि भाई वहां पे इतनी आसानी से आप छोटी मोटी प्रेडिक्शन जान के भारी पैसा जो कमा सकते हैं, मतलब कहीं से नहीं कमा सकते। और तो जल्दी जाइए टेलीग्राम से ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जाओ जाके डीएम करो, फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ और मस्त भाई उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे पैसा ही पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।